अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर 18 के साथ स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने रिकर्जन को देखा, आज भी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो चीज़ें देखी हैं उसमें हमने देखा है कि रिकर्सिव डेफिनेशन क्या होती है, और उसमें हमने ये भी चीज़ें देखी कि फंक्शन को कैसे रिकर्सिवली डिफाइन किया जाता है। उसके अलावा हमने सेट्स को देखा कि वो कैसे डिफाइन होते हैं रिकर्सिवली। फिर हमने ये देखा कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जिस तरह ट्रीज वगैरह हैं उनको कैसे किया जाए। आज हम इसी को आगे लेके चलेंगे और उसके साथ हम स्ट्रक्चरल इंडक्शन जो है उसको देखेंगे और रिकर्सिव एल्गोरिथम्स को। ब्रॉडली जो हम स्ट्रक्चरल इंडक्शन है उसमें हम प्रूव करते हैं कुछ फैक्ट्स या प्रेडिकेट्स अबाउट रिकर्सिव डेफिनेशन, चाहे वो आपके रिकर्सिव फंक्शन की डेफिनेशन हो, चाहे आपके सेट की डेफिनेशन हो। इसकी हम एक एग्जांपल करेंगे। उसके बाद रिकर्सिव एल्गोरिथम्स के ऊपर जाएंगे जिनके साथ आपका कुछ ना कुछ वास्ता अभी तक लाजमी होगा आपके किसी प्रोग्रामिंग के कोर्स में या आपके डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में। तो सबसे पहले रिकर्सिव डेफिनेशन ये वही चीज़ है जो हम पहले भी कवर कर चुके हैं। इसमें पहले हम ये बताते हैं कि इंडक्शन में हम क्या करते हैं कि हम एक इनफाइनाइट सेट जो है उसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी या प्रेडिकेट उसको प्रूव करते हैं, और उसको प्रूव करने के लिए ऑन लार्जर मेंबर्स हम किस तरह से करते हैं, उसके स्मॉलर मेंबर्स जो है उसको यूज करते हैं। इसी तरह से रिकर्सिव डेफिनेशन होती है। रिकर्सिव डेफिनेशन में आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, एक प्रेडिकेट को डिफाइन कर सकते हैं, सेट को, या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में हमने देखा कि ट्री की एग्जांपल है, या उसके अलावा हम आज जो देखेंगे वो एल्गोरिथम्स हैं उनको हम डिफाइन करेंगे। तो उसमें हमेशा हम करते ये हैं कि कोई भी चीज हो उसको इन टर्म्स ऑफ दैट सेम ऑब्जेक्ट हम जो है वो डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट टाइम जो है वो हम ट्रीज के ऊपर बात कर रहे थे। हमने ये देखा कि जो हमारा रूटेड ट्री है वो उसकी रिकर्सिव डेफिनेशन क्या होगी, और उसके बाद एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री की डेफिनेशन क्या होगी। आज हमारी जो पहली एग्जांपल है वो फुल बाइनरी ट्री। तो एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में और फुल बाइनरी ट्री में थोड़ा सा मैं फर्क जो है वो बयान करने की कोशिश करता हूँ कि जो एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री है उसमें ये होता है कि आपका जो कोई भी नोड होगा उसके या 0 चिल्ड्रन होंगे, या 1 होगा, या 2 होगा, 2 से ज्यादा नहीं। फुल बाइनरी ट्री में ये होता है कि आपके पास किसी भी नोड के या 0 चिल्ड्रन होंगे या 2 होंगे। 0 चिल्ड्रन होने का मतलब ये है कि वो लीफ नोड है, और जिसके 2 चिल्ड्रन होंगे वो या रूट नोड होगा या कोई आपका इंटरनल नोड होगा। तो इसकी जो रिकर्सिव डेफिनेशन है इसमें अब एक फर्क देखेंगे एज कंपेयर टू एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। इसमें हम जो बेसिक स्टेप है उसमें हम ये कहते हैं कि सिंगल नोड आर जो है ये फुल बाइनरी ट्री। यहाँ पे जब हम एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री को पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हमने ये कहा था कि फाई जो है, यानी जो एम्प्टी सेट है, वो एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री है। तो उसके साथ थोड़ा सा कंट्रास्ट करके भी आप देखें। उसके बाद हम ये कह रहे हैं रिकर्सिव स्टेप में कि अगर T1 और T2 जो है वो दो आपके पास फुल बाइनरी ट्रीज हैं, तो आप एक क्या करेंगे कि एक नया नोड R लेके आएंगे जिसको आप रूट पे लगाएंगे, और रूट के लेफ्ट साइड पे आप एक फुल बाइनरी ट्री T1 लगाएंगे, और उसके राइट साइड पे एक फुल बाइनरी ट्री T2 लगाएंगे, और R को इन दोनों की रूट्स के साथ जो है वो आप कनेक्ट करें। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि मजीद हमें इसकी में क्लैरिटी आ जाए। तो फॉर एग्जांपल ये हमारी जो बेसिक स्टेप था जिसमें हमने ये कहा था कि सिंगल नोड R जो है ये फुल बाइनरी। उसके बाद रिकर्सिव डेफिनेशन में हमने ये कहा था कि एक नोड R लेते हैं और उसको T1 के रूट से मिला देते हैं और T2 के रूट से मिला देते हैं। इस केस में जो T1 और T2 है, यानी ये वाला T1 ये भी बेसिक स्टेप से है, T2 जो है ये भी बेसिक स्टेप से है। उसके बाद हम स्टेप 2 में जाते हैं, उसमें हम ये नोड R लगाते हैं, और इसका जो लेफ्ट सब ट्री है ये हमारे बेसिक स्टेप से है, और इसका जो राइट सब ट्री है ये हमारे पास स्टेप 1 से है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक नोड R हमने लेके आए। राइट सब ट्री जो है इसका ये बेसिक स्टेप से आया है, और इसका जो लेफ्ट सब ट्री है ये आपके पास स्टेप 1 से है। इसी तरह जो थर्ड ट्री है यहाँ पे इसमें हमने एक नोड R लगाया, और उसके जो दोनों सब ट्रीज हैं लेफ्ट वाला और राइट वाला ये दोनों जो है वो स्टेप 1 से है। तो इस तरह हम ये देख सकते हैं कि जो ये रिकर्सिव डेफिनेशन है इससे जो भी ट्री बनेगा वो फुल बाइनरी ट्री होगा। उसमें किसी भी नोड के या 0 चिल्ड्रन होंगे या 2 चिल्ड्रन होंगे, एक वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। हम इसकी डेफिनेशन के मुताबिक कोई ऐसा ट्री बना भी नहीं सकते जिसमें एक चिल्ड्रन हो या 2 से ज्यादा हो।
उसके बाद स्ट्रक्चरल इंडक्शन है, उसमें हम ये करते हैं कि किसी भी रिकर्सिवली डिफाइंड ऑब्जेक्ट के बारे में कोई चीज जो है वो प्रूव करते हैं, कोई प्रेडिकेट पी जो है उसको प्रूव करते हैं कि वो उस ऑब्जेक्ट के लिए होल्ड करता है, उसके तमाम एलिमेंट्स के लिए होल्ड करता है। तो उसमें बेसिक स्टेप क्या होता है? बेसिक स्टेप में बेसिकली हमने वही चीजें करनी है कि जो हमारे बेसिक एलिमेंट्स हैं, यानी आपकी जो डेफिनेशन के बेसिक एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर प्रेडिकेट को प्रूव करना। रिकर्सिव स्टेप में हम ये करते हैं कि जो हमारे ऐसे एलिमेंट जो रिकर्जन की वजह से जनरेट हो रहे हैं, उनके ऊपर उस प्रेडिकेट को प्रूव करना। ठीक है, इस चीज को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो बेसिक स्टेप होगा उसमें हम ये करते हैं कि जो हमारे जो डेफिनेशन में बेसिक एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर प्रेडिकेट पी को प्रूव करते हैं, और जो रिकर्सिव स्टेप होता है उसमें रिकर्जन के जरिए जो एलिमेंट्स जनरेट हो रहे हैं, उनके ऊपर हम उसको प्रेडिकेट को प्रूव करते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। लाइक लास्ट टाइम हमने ये एक सेट की डेफिनेशन जो थी वो पढ़ी थी कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो बेसिक एलिमेंट है सेट का वो है 3। एक सेट एस है, उसकी डेफिनेशन में जो बेसिक एलिमेंट है वो 3 है। उसके बाद जो रिकर्सिवली एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं, हम ये कहते हैं कि x प्लस वाई बिलोंग्स टू s इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू s। ठीक है, यानी अगर x और y दोनों बिलोंग कर रहे हैं s से, तो x प्लस वाई जो है वो भी s से बिलोंग कर रहे हैं। हमने ये शो करना है यहाँ पे कि s इज द सेट ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, तो पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 के लिए हम एक नया सेट बना देते हैं जिसको हम a कहते हैं। a क्या है? पॉजिटिव मल्टीपल्स का सेट है। ये बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो उसमें क्या एलिमेंट आएंगे? 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा एंड सो ऑन, जितने भी 3 के मल्टीपल हैं सारे के सारे उसमें। अब हमने ये साबित करने हैं कि s और a जो है ये आपस में बराबर हैं। तो सेट थ्योरी के जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमने ये देखा कि दो सेट्स को आपस में इक्वल जो है वो साबित करने के लिए हम ये एक चीज ये कर सकते हैं कि दोनों के एक दूसरे का सबसेट जो है प्रूव करते हैं। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। हम ये कहेंगे कि a जो है वो s का सबसेट है और s जो है वो a का सबसेट। तो पहले हम a को s का सबसेट जो है वो प्रूव करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई भी एलिमेंट जो कि पॉजिटिव इंटीजर का हिस्सा है और जो 3 पे डिविजिबल है, 3 पे क्या डिविजिबल होंगे जो पॉजिटिव इंटीजर में? 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा और 12 होगा, 15 होगा और कंटिन्यू करता है। तो अगर कोई भी ऐसा एन होगा जो कि z प्लस का हिस्सा है और 3 से डिविजिबल है, तो वो लाजमी बात ये है कि वो s का भी हिस्सा है। ये चीज हमने प्रूव कर। तो सबसे पहले हम ये प्रूव करते हैं, उसके लिए बेसिक एलिमेंट पे करेंगे, फिर इंडक्टिव स्टेप करेंगे। तो इंडक्टिव प्रूफ में हम सबसे पहले जो है वो हमारा प्रेडिकेट जो है उसको डिफाइन कर लेते हैं कि प्रेडिकेट क्या है। प्रेडिकेट में हम ये कह रहे हैं कि अगर n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स में से है, तो p ऑफ n जो है वो ये है कि 3n बिलोंग्स टू s। इसको भी अगर आप देखेंगे कि अगर n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 सो ऑन है, तो 3n की वैल्यू जो होगी वो 3 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन होगी। तो यानी ये 3n जो है ये भी 3 के मल्टीपल्स ही होंगे। तो हमने ये प्रूव करना है कि 3n जो है वो s से बिलोंग कर रहा है। तो जो बेसिक केस है उसमें क्या होगा कि n इज इक्वल टू 1। जब n 1 होगा तो 3n क्या होगा? 3। तो 3 बिलोंग्स टू s। ये क्यों s से बिलोंग कर रहा है? ये आपके जो बेसिक स्टेप था सेट की डेफिनेशन का, उसमें हमने कहा था कि 3 इज बिलोंग्स टू s। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ से हमारा जो बेसिक स्टेप है वो कंप्लीट हो गया कि 3 बिलोंग्स टू s। उसके बाद हम ये कहते हैं कि गिवन p के। अब p के का मतलब क्या है? p के का मतलब ये है कि p के को हम अज्यूम कर रहे हैं और उसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? p के का मतलब ये होगा कि 3k बिलोंग्स टू s, क्योंकि p ऑफ n का मतलब ये है कि 3n बिलोंग्स टू s। तो अगर k n की जगह पे k रिप्लेस कर देंगे तो pk का मतलब ये है कि 3k बिलोंग्स टू s। जो कि हमने यहाँ पे लिखा है कि pk का मतलब ये है कि 3k बिलोंग्स टू s। और ये चीज हम अज्यूम कर रहे हैं इंडक्शन के अंदर, और हमने प्रूव ये करना है कि p ऑफ k प्लस 1 जो है ये भी ट्रू है, यानी 3k प्लस 3 जो है ये भी आपके पास सेट s का हिस्सा है। तो ये चीज हमने अज्यूम कर ली कि 3k बिलोंग्स टू s, और p ऑफ 1 जो था वो हमने पहले से प्रूव किया हुआ था। p ऑफ 1 क्या था? वो ये था कि 3 बिलोंग्स टू s। ये चीज जो है ये हमने बेसिक स्टेप के अंदर प्रूव।
तो P ऑफ k प्लस 1 जो है वो क्या होगा, वो होगा 3k प्लस 3, यानी अगर P ऑफ n इज इक्वल टू 3n तो P ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू 3k प्लस 3। तो इसको अगर आप गौर से देखें तो ये किसका एडिशन है, ये 3k का एडिशन है प्लस 3 का एडिशन। 3k को हम अज्यूम कर चुके हैं कि ये s का हिस्सा है और 3 को हम प्रूव कर चुके हैं कि ये s का हिस्सा है। और जो आपका सेट है उसकी जो डेफिनेशन का ये वाला पार्ट है, सेट की डेफिनेशन का ये वाला पार्ट है कि अगर x प्लस वाई जो है वो s का हिस्सा है तो x यानी x और y जो है अगर वो s का हिस्सा है तो x प्लस वाई भी s का हिस्सा होगा। तो इस डेफिनेशन के इस पार्ट से हमने ये भी साबित कर दिया कि p ऑफ k प्लस 1 जो है ये भी होल्ड करता है। तो ये हमारे प्रूफ का एक पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ, जिसमें हम ये साबित करना चाह रहे थे कि a इज अ सबसेट ऑफ s। अब दूसरे पार्ट की तरफ हम चलते हैं। दूसरे पार्ट में हम ये कहेंगे कि S इज अ सबसेट ऑफ A, यानी हमने ये कहना है कि अगर कोई n जो है कोई भी एलिमेंट वो S से बिलोंग करता है तो इट मस्ट बिलोंग टू A एज वेल। तो इसका जो स्ट्रक्चरल इंडक्शन प्रूफ है उसमें हम ये कहेंगे कि P ऑफ n का मतलब ये है कि n बिलोंग्स टू A, और उसका प्री कंडीशन ये है कि वो S का हिस्सा तो है ही है। तो उसमें दो केसेस होंगे, एक तो या तो S का जो एलिमेंट होगा वो उसका बेसिक एलिमेंट होगा, ठीक है, यानी जो हमने उसको कहा था कि 3 बिलोंग्स टू S, तो वो हमें पता है कि विच इज पार्ट ऑफ A, उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 3 है, यानी फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 जो है वो 3 है। या दूसरा जो केस है वो ये हो सकता है कि जो नंबर हमारे पास S का हिस्सा है वो दो नंबर्स का एडिशन है, x प्लस वाई का। अब x प्लस वाई जो है वो भी S का हिस्सा है, ठीक है, यानी जो सेट की रिकर्सिव डेफिनेशन थी उसमें हमने ये कहा था कि x प्लस वाई जो है दैट मस्ट बिलोंग टू S इफ x एंड y बिलोंग्स टू S। तो ये उसकी रिकर्सिव स्टेप का हिस्सा था। अब उसको हमने कहा जी कि ये जो x प्लस वाई है जो कि S का हिस्सा है, इसको हम कहते हैं कि ये n के बराबर। अब हम ये भी जानते हैं कि x और y जो है ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव हम क्यों जानते हैं, इसके बारे में किस तरह से जानते हैं, वो इस तरह से जानते हैं कि जो बेसिक एलिमेंट था 3 वो पॉजिटिव था, उसके बाद बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो उसी की एडिशन से बन रहे हैं, तो उसकी एडिशन से जितने भी एलिमेंट बनेंगे वो पॉजिटिव बनेंगे। तो अगर x और y दोनों पॉजिटिव हैं और x प्लस वाई इज इक्वल टू n है तो x को भी n से कम होना चाहिए और y को भी n से कम होना चाहिए, ताकि ये दोनों ऐड होके n के बराबर। और जो हमारा स्ट्रॉन्ग इंडक्शन का हाइपोथेसिस है उसके मुताबिक हम ये कहते हैं कि x और y जो है वो दोनों a का हिस्सा है, ठीक है। आपको याद होगा कि स्ट्रॉन्ग इंडक्शन में हम ये कहते थे कि जो आपका पहला बेस केस वाला एलिमेंट है, यानी n3 से लेकर n3 से जितने भी बड़े हैं उनके लिए जो कि s का हिस्सा है उनके लिए हम ये अज्यूम करेंगे कि वो उनके ऊपर प्रेडिकेट ट्रू है। तो यहाँ पे प्रेडिकेट क्या है कि दोज एलिमेंट्स आर इन सेट ए। तो उस स्ट्रॉन्ग इंडक्शन का हम हाइपोथेसिस ले लेते हैं और ये कहते हैं कि x और y जो है वो दोनों a का हिस्सा है। तो अगर वो दोनों a का हिस्सा है तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों डिविजिबल बाय 3 हैं, यानी 3 डिवाइड्स x एंड 3 डिवाइड्स y। तो इसके बारे में भी हम इसका फार्मल प्रूफ भी किसी जगह पे करेंगे कि अगर a की नंबर दो डिफरेंट नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, जिस तरह a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c, तो a को b प्लस c को भी डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे जो a है वो हमारे पास 3 है, b यहाँ पे x है और c यहाँ पे y है। तो 3 डिवाइड्स x एंड 3 डिवाइड्स y, तो इसका मतलब ये है, इससे हम ये इन्फर कर सकते हैं कि 3 डिवाइड्स x प्लस y। तो अगर x प्लस वाई जो है वो भी 3 का फैक्टर है, सॉरी 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई जो है वो n के बराबर है और n जो है वो a का हिस्सा है। तो a की डेफिनेशन ही ये है कि a इज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ। तो यहाँ पे हमने इसको प्रूव कर दिया कि s के जितने भी एलिमेंट होंगे वो a के अंदर भी होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि S इज अ सबसेट ऑफ A। इसके पहले हिस्से में हमने ये प्रूव किया था कि A इज अ सबसेट ऑफ S। तो इन दोनों को मिला के हम ये कह सकते हैं कि A और S जो है वो दोनों एक ही सेट। उसके बाद है रिकर्सिव एल्गोरिथम्स। जिस तरह से हमने फंक्शंस के लिए रिकर्जन को यूज किया, सेट्स के लिए किया, हम एल्गोरिथम्स के लिए भी उनकी डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं।
तो रिकर्सिव प्रोसीजर या एल्गोरिदम ऐसा होता है जो कि अपने आप को कॉल करता है, लाइक एक ऐसा प्रोसीजर दैट इन्वोक्स इटसेल्फ, उसको आप कहते हैं कि ये एक रिकर्सिव प्रोसीजर है। तो रिकर्सिव एल्गोरिदम या तो खुद अपने आप को कॉल करेगी या वो किसी और प्रोसीजर को कॉल करेगी जो कि इसको दोबारा से कॉल करेगा, जिसको इनडायरेक्ट रिकर्जन। अब ये करता क्या है कि इट सॉल्व द प्रॉब्लम बाय रिड्यूसिंग इट टू एन इंस्टेंस ऑफ द सेम प्रॉब्लम विद स्मॉलर इनपुट। क्यों जरूरी है कि अगर आप सब्सिक्वेंटली अपनी इनपुट को कम नहीं करते जाते, आपकी इनपुट का साइज सेम रहता है और आप अपने आप को कॉल किए जा रहे हैं, तो आप एक साइकिल में फंस जाएंगे, इनफाइनाइट साइकिल में फंस जाएंगे जिससे निकलेंगे। तो इनपुट को कम करना इसलिए जरूरी है कि आप एक ऐसे इनपुट के ऊपर पहुंच जाएं जहां पे आपका बेस केस आता है और जहां पे आपका प्रोसीजर या आपकी एल्गोरिथम जो है वो रिटर्न। इसकी एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले है पावर, यानी एक्सपोनेंट की जो एक प्रोसीजर है या एल्गोरिथम है, प्रोसीजर टू कंप्यूट ए रेज़ टू पावर n। अब a यहाँ पे नॉन जीरो है और n जो है वो रियल नंबर है, सॉरी n जो है वो एक नेचुरल नंबर है, जो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, या कोई भी नेचुरल नंबर का एलिमेंट हो सकता है। तो जो आपका बेस केस है वो ये है कि अगर n 0 होगा तो आप रिटर्न 1 करेंगे, अदरवाइज आप करेंगे a इंटू पावर ऑफ a n-1। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप a ऑफ n के लिए कॉल करते हैं तो आपका फंक्शन जो है वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि रिटर्न a मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू पावर n-1। और ये चीज जो है वो कंटिन्यू करती जाएगी जब तक कि n-1 जो है वो 0 के बराबर नहीं हो जाता है, और 0 के लिए वो 1 रिटर्न करता जाएगा, और आपका जो एट द एंड आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो होगा a इंटू ए इंटू ए इंटू ए n टाइम्स। तो इस तरह से आपका जो ये रिकर्सिव एल्गोरिथम है ये काम करता है। एक और एल्गोरिथम देखते हैं जिसका आपने जो आइटरेटिव वर्जन है वो आपको आता होगा, आपने पढ़ा हुआ होगा, वो सर्च की एल्गोरिथम है। तो लीनियर सर्च जो है उसके बारे में आपको पता है कि सबसे पहले उसके हम आइटरेटिव वर्जन की बात करते हैं। तो उसमें होता है क्या है कि एक सीरीज होती है, सीरीज को आप समझ लें जिस तरह एक अरे है जिसमें से 10, 15, 20 या फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसमें से आपने एक एलिमेंट को सर्च करना है, से दैट एलिमेंट इज एक्स। तो आप ये करते हैं कि पहले एलिमेंट पे देखते हैं कि वो एक्स के बराबर है, दूसरे पे देखते हैं, तीसरे पे देखते हैं, चौथे पे, और एंड तक आप देखते जाते हैं जब तक कि या अरे खत्म हो जाए, अरे का साइज खत्म हो जाए और आपको एक्स ना मिले। और दूसरा सूरत ये है कि आपको एक्स मिल जाए तो वहां पे आप रिटर्न कर जाते हैं, यानी दो इसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन। तो वो था आपके पास लीनियर सर्च। इसको रिकर्सिव बनाना है तो उसका क्या तरीका है, तो उसके लिए पहले जो बेस केसेस हैं वो हम लिख लेते हैं। बेस केसेस में हमने ये कहा कि अगर ए आई, यहाँ पे इसकी इनपुट्स को पहले देख लें कि ए जो है वो सीरीज है, सीरीज को आप समझ लें जिस तरह अरे होता है। आई और जे इंटीजर हैं जो कि उस सीरीज के या अरे के स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स को शो कर रहे हैं, और एक्स वो आइटम है जिसको आपने सर्च करना। अगर ए आई जो है वो एक्स के बराबर है, आई एलिमेंट, ठीक है, जहां से शुरू हो रहा है, अगर वो एक्स के बराबर है तो आप वो इंडेक्स जो है वो रिटर्न कर देते हैं। अगर आई जे के बराबर है, आई जे के बराबर है का मतलब ये है कि आई बढ़ते बढ़ते एंडिंग इंडेक्स के बराबर हो गया, तो वहां पे आप क्या करेंगे कि आप 0 रिटर्न कर देंगे, जिसका मतलब ये है कि आपको एलिमेंट नहीं। उसके बाद आप ये करेंगे कि रिटर्न करेंगे सर्च, यानी अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो अपने आप को कॉल करेंगे, जहाँ पे सीरीज या अरे आप वही पास करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स को आप एक बढ़ा दें, और जे आपका वही रहेगा, एक्स आपका वही रहेगा। तो इसमें आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, जब आई की जगह पे आप i+1 कर रहे हैं, तो एसेंशियली जिस तरह लूप में आप करते हैं कि i इज इक्वल टू i प्लस प्लस, और अरे के नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करने के लिए i को यूज करते हैं, तो वही काम अब हम यहाँ पे रिकर्जन में या फंक्शन कॉल के अंदर करते हैं। बिल्कुल वही काम हो रहा है, सर्च भी उसी तरह से होगी, लेकिन जो इंक्रीमेंट है आपका जो लूप वेरिएबल था पहले, जिसको आप लूप वेरिएबल के साथ हैंडल करते थे, अब उसकी जो इंक्रीमेंट है वो कहाँ पे हो रही है, वो फंक्शन कॉल में हो रही है यूजिंग रिकर्जन। अब हमने ये देखना है कि इसमें और लीनियर सर्च में फर्क क्या है। अब ये भी उतना ही इसका जो वक्त लेगा या उतना ही टाइम लेगा जितना कि लीनियर सर्च लेगा, यानी टाइम लेने से मुराद ये है कि उसमें भी उतने ही कंपैरिजन इन्वॉल्व है जितने लीनियर सर्च में है।
लेकिन इसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। कॉस्ट इसलिए ज्यादा होगी कि आपके जो प्रोसीजर कॉल्स हैं उसकी एक कॉस्ट होती है, उसमें आपको जो प्रोग्राम कॉन्टेक्स्ट है उसको स्टैक के अंदर सेव करना पड़ता है, और जब आप रिटर्न करते हैं तो उसको आपको स्टैक से रिसीव करना पड़ता है, सॉरी रिट्रीव करना पड़ता है। तो ये जो फंक्शन कॉल के दरमियान टाइम जो होगा वो जाया होगा, तो इसलिए इस एल्गोरिदम की जो लीनियर सर्च है वो ज्यादा एफिशिएंट होगी। सॉरी, जो इसकी जो लीनियर सर्च की जो आइटरेटिव इम्प्लीमेंटेशन है वो ज्यादा एफिशिएंट होगी, और इसकी जो रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन है वो कॉस्टली होगी। उसके बाद चलते हैं बाइनरी सर्च के ऊपर। बाइनरी सर्च के बारे में आपको पता है कि इसमें अरे उसी तरह से एक अरे होगा ए, उसके बाद आपके पास एक्स होगा वो एलिमेंट जिसको सर्च करना है, और आई और जे जो है वो स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्सेस होंगे। और बाइनरी सर्च में आपको ये भी पता है कि जो अरे है ये सॉर्टेड अरे होना चाहिए। ठीक है, सॉर्टेड अरे होगा तो बाइनरी सर्च काम कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। उसके बाद सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आप मिडल फाइंड करते हैं कि मिडल इज इक्वल टू स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2, और उसका फ्लोर फंक्शन जो है। उसके बाद ये देखते हैं कि अगर x जो है वो मिडल एलिमेंट के बराबर है तो आप मिडल को रिटर्न कर देते हैं एज इंडेक्स, और अगर x जो है वो मिडल एलिमेंट से कम है और i जो है वो भी मिडल एलिमेंट यानी इंडेक्स जो है आपका वो भी मिडल एलिमेंट से कम है, तो आप जो है आपका इससे आपको ये पता चल जाता है कि आपने जो एलिमेंट सर्च करना है वो लेफ्ट सब हाफ के अंदर। ठीक है, लेफ्ट सब हाफ के अंदर करने का क्या मतलब है कि आप अपने स्टार्टिंग इंडेक्स को चेंज नहीं करेंगे, बल्कि आपने अपने एंडिंग इंडेक्स को जो है मिड से पहले। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं कि आई जो है वो तो उसी तरह से वहां पे लिखा हुआ है, और जे की जगह पे हम m-1 कर रहे हैं, यानी मिडल एलिमेंट से एक एलिमेंट पीछे। इसी का जो दूसरा केस है वो ये है कि अगर x जो है वो मिडल एलिमेंट से बड़ा है और j इज ग्रेटर देन m, और m जो है वो j से पहले कहीं पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि x को जो हमने सर्च करना है वो राइट सब हाफ के। अब राइट सब हाफ के अंदर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो मिडल से एक एलिमेंट आगे शुरू होना चाहिए, और आपका जो एंडिंग इंडेक्स है वो वही रहना चाहिए। बाकी इसके पैरामीटर यहाँ भी सेम थे, और जो ये वाली कॉल है इसमें भी। और अगर ये सारी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होती, इनमें से कोई भी मैच नहीं करती, तो आप 0 रिटर्न करो। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर आपने डाटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ा होगा कि एक सॉर्टेड अरे लेते हैं, उसके मिडल एलिमेंट को देखते कंपेयर करते हैं। अगर आपका जो एक्स है जो सर्च कर रहे हैं वो कम है तो आप लेफ्ट सब हाफ में आ जाते हैं, अदरवाइज आप राइट सब हाफ में आ जाते हैं। उसके बाद अगर आप किसी भी सब हाफ में उसको फर्दर इसी तरह से डिवाइड करते जाते हैं, उसका मिडल फाइंड करते हैं, उसके लेफ्ट में जाते हैं या राइट में जाते हैं, फिर जो भी आपने लिया उसका जो है वो मिडल लेते हैं, उसके राइट में या लेफ्ट में जाते हैं। तो इससे जो आपकी काफी एफिशिएंटली जो है वो आप सर्च कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। उसके बाद है फाइबोनैकी। फाइबोनैकी नंबर की जो सीरीज है उसके बारे में भी हमने देखा, और उसका जो फंक्शन था जनरेटिंग फंक्शन उसके बारे में भी देखा। अब उसके लिए एल्गोरिथम जो है वो देखते हैं कि अगर आपके पास n 0 होगा तो हम 0 रिटर्न करेंगे, यानी n का मतलब है nth फाइबोनैकी नंबर, 0th फाइबोनैकी नंबर इज 0, फर्स्ट फाइबोनैकी नंबर इज 1। तो पहले दो जो है ये बेसिक स्टेप के अंदर डिफाइन है। उसके बाद कोई भी होगा तो वो प्रीवियस टू का एडिशन होगा, यानी इट विल बी इक्वल टू फाइबोनैकी n-1 प्लस फाइबोनैकी n-2। तो ये एक रिकर्सिव एल्गोरिथम है, इसके बारे में हमने ये देखना है कि ये एक एफिशिएंट एल्गोरिथम है या नहीं, और उसके बारे में ये भी देखना है कि उसमें कितने एडिशन जो है वो परफॉर्म। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने फोर्थ फाइबोनैकी नंबर लेना है तो एक एडिशन जो है वो f3 और f2 का हो रहा है। ठीक है, एक एडिशन f1 और f0 का हो रहा है, यानी दो एडिशन यहाँ पे हो गए, यानी f4 के लिए f3 और f2 का, f2 के लिए f1 और f0 का, ये दो एडिशन हो गए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो एडिशन हो गए और यहाँ पे दो एडिशन हो गए। ठीक है, तो इसको हम एक फार्मूले के जरिए भी कंप्यूट करते हैं कि वो किसके बराबर है। एक थ्योरम है जिसमें हम ये कहते हैं कि इस तरह से जब हम करते हैं इसके एडिशन करते हैं
तो आपका जो nth फिबोनाची नंबर है उसके लिए आपको f ऑफ n प्लस 1 माइनस n एडिशन जो है परफॉर्म करना। जो फिबोनाची का अभी हमने फंक्शन देखा है या एल्गोरिथम देखी उसके बारे में हमने ये प्रूव करना है कि जो फिबोनाची n है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें f ऑफ n प्लस 1 माइनस 1 एडिशन जो है ये परफॉर्म करना है। ठीक है, जहाँ पे f ऑफ n प्लस 1 क्या है, ये n प्लस 1 फिबोनाची नंबर है। ठीक है, अब इसका हम प्रूव करते हैं। उसमें दो स्टेप होंगे, एक बेसिक स्टेप होगा और एक रिकर्सिव होगा। तो फिबोनाची जीरो के बारे में हम देखते हैं कि ये जीरो एडिशन लेता है। ठीक है, यानी जो फिबोनाची जीरो है उसको तो हमने हार्ड कोड या बेसिक स्टेप में डिफाइन कर दिया कि ये जीरो के बराबर है। तो f ऑफ 0 प्लस 1 माइनस 1 कितना होगा, f ऑफ 1 माइनस 1। ठीक है, और f ऑफ 1 के बारे में हमें पता है कि f ऑफ 1 जो है 1 है और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये चीजें जो है वो इक्वल आ रही हैं। If we perform zero addition then f of 1 minus 1 जो है वो भी जीरो है। इसी तरह फिबोनाची 1 जो होगा ये भी आपका जीरो एडिशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये कितने किसके बराबर होगा, ये f of 1 प्लस 1 माइनस 1। तो ये f of 2 माइनस 1 के बराबर आ जाएगा, विच इज आल्सो जीरो। तो f of 0 और f of 1 जो है उनको कैलकुलेट करने के लिए कोई एडिशन नहीं हो रही, वो चीज हमने बेसिक स्टेप के अंदर प्रूव कर, या जीरो एडिशन हो रही है, या हमने ये प्रूव किया है कि फिबोनाची 0 के लिए और फिबोनाची 1 के लिए जो एडिशन थे वो f ऑफ n प्लस 1 माइनस 1 थी। इस चीज को हमने प्रूव। अब हम ये चीज जो है वो किसी भी दूसरे नंबर के लिए प्रूव करते हैं जो कि 0 और 1 के अलावा है, जनरली हम किसी के लिए। तो हमें ये पता है कि जो रिकर्सिव डेफिनेशन हमने दी थी उसमें हमने ये कहा था कि फिबोनाची नंबर k प्लस 1 जो है वो हम किस तरह से अचीव करते हैं, वो एडिशन होता है फिबोनाची k का और फिबोनाची k माइनस 1। और अगर हम इंडक्टिव हाइपोथेसिस लें स्ट्रॉन्ग इंडक्शन का, तो उसमें हमें ये पता है कि जो p ऑफ k है यानी फिबोनाची k जो है वो कितनी एडिशंस करता है, वो f ऑफ k प्लस 1 माइनस 1 एडिशंस करता है। इसी तरह जो f ऑफ फिबोनाची k माइनस 1 है यानी ये वाला जो नंबर है ये कितनी एडिशंस करता है, ये f ऑफ k माइनस 1 एडिशंस। तो अगर हमने ये वाला नंबर की एडिशंस देखनी है कि ये कितनी है, वो किस तरह से होगी, वो ये एडिशन नंबर प्लस दिस नंबर। ठीक है, यानी दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि दिस नंबर प्लस दिस नंबर प्लस 1। ये किस तरह से हमने लिखा है कि ये दो नंबर का एडिशन और प्लस 1 होगा, वो इसलिए लिखा है कि फिबोनाची के लिए हमने कुछ एडिशंस की, फिबोनाची के माइनस 1 के लिए कुछ एडिशंस की, और ये एक मजीद एडिशन हम करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ एडिशन आ जाएंगी फॉर फिबोनाची के प्लस। ठीक है, तो यही काम हम ये कह रहे हैं कि जो फिबोनाची के प्लस 1 है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एड्स 1 मोर फॉर द टोटल ऑफ f ऑफ k प्लस 1 माइनस 1। अब ये एलिमेंट्स क्या है, f ऑफ k प्लस 1 माइनस 1, ये यहाँ से आ रहा है। मैं इसको क्लियर करके दोबारा बताता हूँ कि ये एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, ये नंबर ऑफ एडिशंस हैं टू गेट kth फिबोनाची नंबर। उसके बाद ये जो है ये नंबर ऑफ एडिशंस हैं टू गेट k माइनस 1 फिबोनाची नंबर। और प्लस 1 क्या है, क्योंकि आपने एक स्टेप आगे जाना है, आपने फिबोनाची नंबर k प्लस 1 जो है वो अचीव करना। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा f ऑफ k प्लस 1 जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया, प्लस f ऑफ k जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया, तो माइनस 2 है एक माइनस 1 यहाँ पे आ रहा है, एक माइनस 1 जो है वो यहाँ पे आ रहा है, और एक प्लस 1 जो है वो यहाँ पे है। तो एक प्लस 1 और एक माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे और एंड पे हमारे पास एक माइनस 1 रह जाएगा जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया। और इन दो नंबर्स के बारे में हमें पता है कि ये दो नंबर्स अगर ऐड होंगे जो कि कंसेक्टिव नंबर है f ऑफ k और f ऑफ k प्लस 1, तो ये f ऑफ k प्लस 2 बन जाएगा। तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया कि दिस इज इक्वल टू f ऑफ k प्लस 2। तो इसका मतलब ये है कि f ऑफ k प्लस 1 को अचीव करने के लिए या फिबोनाची नंबर k प्लस 1 को अचीव करने के लिए आपको f ऑफ k प्लस 2 माइनस 1 जो है वो करना पड़ेगा। ये चीज जो है ये हमने प्रूव
उसके बाद आइटरेटिव फाइबोनाची नंबर है, उसमें एक आइटरेटिव एल्गोरिथम जो है वो लिखी हुई है। सबसे पहले हमने कहा जी कि अगर n जो है वो 0 होगा तो 0th फाइबोनाची नंबर हम भेज देंगे। अदरवाइज हम ये कहेंगे कि आपका x जो है वो 0 के बराबर है, y जो है वो 1 के बराबर, ठीक है। और 1 से लेकर n-1 तक हम लूप करेंगे और आपका जो रिजल्ट होगा उसको हम z के अंदर लिख देंगे, z इज इक्वल टू x प्लस वाई। और उसके बाद हम इनकी जो है वो शिफ्टिंग कर रहे हैं, यानी x के अंदर y की वैल्यू और y के अंदर z की वैल्यू। फिर लूप में हम दोबारा वापस आएंगे और z इज इक्वल टू x प्लस वाई, और फिर हम x के अंदर y की वैल्यू रखेंगे, y के अंदर z की वैल्यू रखेंगे। तो ये बेसिकली आप शिफ्टिंग कर रहे हैं। लाइक अगर हमारे पास शुरू में x और y की वैल्यू थी x और y, शुरू में था 0 और 1, z जब हमने कैलकुलेट किया तो पहली दफा z जो है वो कैलकुलेट हुआ, इन दोनों का एडिशन वो 1 हुआ। नेक्स्ट जब ये 1 कैलकुलेट हुआ तो x को हमने y के बराबर रख दिया, यानी x को हमने ऊपर से कॉपी किया, ये 1 है। y को हमने z से कॉपी किया जो कि 1 है। उसके बाद जब हम लूप में दोबारा वापस आए, हमने दोबारा एडिशन किया तो x और y का एडिशन जो है वो 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद x को हमने y से कॉपी किया 1 और y को z से कॉपी किया 2, और इन दोनों का एडिशन जो है वो 3z के बराबर हो गया। तो इस तरह ये कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आइटरेशन में आप देख सकते हैं कि x जो है वो 2 हो जाएगा, y जो है वो 3 हो जाएगा और z जो है उन दोनों का एडिशन 5 हो जाएगा। उससे जो नेक्स्ट आइटरेशन है उसमें आप ये करेंगे कि x जो है वो 3 हो जाएगा, y 5 हो जाएगा और जो z है वो 8 हो जाएगा। और एट द एंड आपके पास जो एलिमेंट y होता है, जिसको आप z के अंदर आप स्टोर करवा लेते हैं, उसको आप रिटर्न कर रहे हैं। तो इस तरह आप आइटरेटिवली भी जो है वो फाइबोनाची नंबर जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। ये एल्गोरिथम ये क्या कर रही, ये सिर्फ nth फाइबोनाची नंबर दे रही है, ये आपको सारे फाइबोनाची नंबर, लेकिन इसका फायदा क्या है कि ये ज्यादा एफिशिएंट है, ये सिर्फ n-1 एडिशन कर, ठीक है। आपकी जो रिकर्सिव एल्गोरिथम थी वो ज्यादा एडिशन जो है वो परफॉर्म। उसके बाद हम चलते हैं मर्ज सॉर्ट की तरफ। मर्ज सॉर्ट में बेसिकली होता ये है कि आप अपनी अरे को आपने सॉर्ट करना है। लाइक ये अरे है जो कि अनसॉर्टेड है, इसको आपने सॉर्ट करना है। आप बेसिकली क्या करते हैं, उसको दरमियान में से स्प्लिट कर देते हैं, आधे हिस्से को अलहदा देखते हैं और दूसरे आधे हिस्से को अलहदा देखते हैं। इसी तरह ये वाला लेफ्ट वाल की तरफ चले जाएं, इसको फिर आपने तोड़ दिया, हाफ यहाँ पे आ गया, हाफ यहाँ पे आ गया। उसके बाद दोबारा इसको तोड़ा, हाफ यहाँ पे आ गया और एक एलिमेंट जो है इस साइड पे रह गया। यहाँ पे जो दो एलिमेंट थे इसको भी हमने एक एलिमेंट इधर ले आए, एक एलिमेंट इधर ले आए। अब जब आप सिंगल एलिमेंट पर तक पहुंचे तो सिंगल एलिमेंट जो है वो तो सॉर्टेड होता है, यानी आपके पास अगर अरे में एक ही एलिमेंट है तो वो सॉर्टेड है, या एक एलिमेंट का अरे है तो वो सॉर्टेड अरे है, उसमें और कोई नंबर ही नहीं है जिससे सॉर्ट कर। उसके बाद जब आपने एक एक एलिमेंट तक पहुंच गए तो फिर आपने कंबाइन करने का स्टेप कर। जब आप कंबाइन करते हैं तो आप ये देखते हैं कि ये जो 8 और 2 था, यानी 8 और 2, इसको जब आपने कंबाइन करना है तो किस तरह से कंबाइन करना है कि ये कंबाइन करने के बाद भी सॉर्टेड है। तो जब इसको कंबाइन करेंगे तो इसको आप लिखेंगे 2 और 8, और जब यहाँ से 4 को आप इसके साथ मिलाएंगे तो 2 और 8 को 4 के साथ जब आप कंपेयर करेंगे तो इनको मिलाने के बाद 2, 4 और 8 बन जाना चाहिए। अब इस अरे को 2, 4 और 8 को जब आप मिलाएंगे 6 और 9 के साथ, 6 और 9 से पहले आपके पास ये मर्जिंग होगी कि एक एलिमेंट 6 है और 9 है, उनका जो ऑर्डरिंग है वो किस तरह से होगी कि मिला के आप उसको इस तरह से लिखेंगे कि दिस इज 6 एंड 9। इन दोनों को मिलाना है, 2, 4 और 8 को और 6, 9 को इस तरह से मिलाना है कि मिलाने के बाद या मर्ज करने के बाद ये सॉर्टेड है। तो ये आएगा 2 के बाद 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 9 आएगा। फाइनली आप पूरा अरे जो है उसको मर्ज करते हैं और इस तरह से मर्ज करते हैं कि आपका जो मर्ज करने के बाद अरे आ रहा है ये सॉर्टेड। अब ये तो वो चीज थी जो इसका प्रोसीजर है, इसकी एल्गोरिथम क्या होगी। इसकी एल्गोरिथम को अभी देखते हैं। मर्ज सॉर्ट में हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक अरे है, उसका नाम L है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट L1 से लेकर Ln तक। अगर L जो है n जो है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी अरे का साइज जो है एक से ज्यादा है, तो तभी आपके लिए
ये सेंस बनती है कि आप उसको सॉर्ट करें। तो आप उसका मिडल एलिमेंट लेंगे, L1 जो है वो लेफ्ट हाफ उसका बन जाएगा, यानी L1 से लेकर L मिडल तक, और L2 जो है उसका राइट हाफ बन जाएगा, जिसको आप कहते हैं कि ये m+1 से लेकर L ऑफ n तक। ठीक है, उसके बाद आप ये करेंगे कि मर्ज सॉर्ट L1, मर्ज सॉर्ट L2। ठीक है, यानी यहाँ पे हम 2 दफा इसी प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं, एक दफा जो है वो लेफ्ट सब अरे के लिए और एक दफा राइट सब अरे। और यहाँ पे हम एक मर्ज का प्रोसीजर जो है वो कॉल कर रहे हैं। ये मर्ज का प्रोसीजर क्या करेगा, ये 2 सॉर्टेड अरेज को लेगा और उनको इस तरह से लेगा, उनको इस तरह से मर्ज करेगा कि मर्ज करने के बाद जो आपका रिजल्ट होगा वो स्टिल आपका सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर है। इसको हम देखेंगे कि पहले ये करता है किस तरह से है इसका प्रोसीजर, उसके बाद हम स्टडी करेंगे। तो ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमने लास्ट स्लाइड पे एक एग्जांपल देखी कि आपने एक अरे लिया, फिर उसका लेफ्ट हाफ लिया, उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया, फिर आप उसको 2-2 हिस्सों में जो है वो रिकर्सिवली तकसीम करते रहे जब तक कि आप एक एक एलिमेंट तक नहीं पहुंचे। एक एलिमेंट सॉर्टेड होता है, फिर जब आपने मिलाने के स्टेप के ऊपर आए, यानी उन दोनों को मर्ज कर, जो सॉर्टेड एक एक एलिमेंट था उनको मर्ज करके 2 एलिमेंट, फिर 4 एलिमेंट, फिर 8 एलिमेंट जो आपने बनाने थे, उसमें आपने ये देखा कि इस तरह से मर्ज किया कि मर्ज करने के बाद भी वो सॉर्टेड है। वो मर्ज किस प्रोसीजर से हुआ, किस एल्गोरिथम से हुआ, वो इस फंक्शन से हुआ या इस प्रोसीजर से हुआ, इसको भी हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से मर्ज करते हैं। तो मर्ज करने का जो प्रोसीजर है उसको यहाँ से एग्जांपल से पहले देखते हैं कि अगर आपके पास 2 लिस्ट है, दोनों सॉर्टेड हैं या 2 अरेज इसको समझ लें, तो आपने करना क्या है, आपने दोनों के पहले एलिमेंट को कंपेयर करना है। 2 को कंपेयर करेंगे 1 के साथ, तो 1 जो है वो छोटा है, तो 1 जो है वो आपकी मर्ज लिस्ट में आ जाएगा और 1 जो है वो यहाँ से निकल जाएगा, यानी इस लिस्ट में आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ 4 रहेगा। दूसरे स्टेप में आप दोबारा लिस्ट के पहले एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, यानी 2 को कंपेयर करेंगे 4 के साथ, तो जो आपकी मर्ज लिस्ट है उसमें 2 आ जाएगा और 2 जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3, 5, 6 रहेगा। अब दोबारा आप पहले एलिमेंट को यानी 3 को और 4 को आपस में कंपेयर करेंगे, 3 छोटा है तो 3 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और 3 यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद आप दोनों के पहले एलिमेंट्स को यानी 5 को और 4 को आपस में कंपेयर करेंगे, तो 4 जो है वो छोटा है तो 4 जो है वो आपकी मर्ज लिस्ट में ऐड हो जाएगा और 4 जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। और जब आपके पास कोई एक अरे जो है वो पड़ी हुई है लेकिन दूसरी लिस्ट या दूसरी अरे जो है वो खाली हो गई है, तो आप वो पूरी की पूरी अरे जो है उसको उठा के राइट साइड पे लगा देंगे, यानी यहाँ से आपने 5 और 6 को उठाया और यहाँ पे 5 और 6 को एक ही स्टेप के अंदर यहाँ पे ऐड कर, क्योंकि आपकी जो दूसरी सब अरे थी वो एम्प्टी हो गई थी, वो खाली हो गई। तो ये प्रोसीजर है मर्ज का, जो एग्जांपल में हमने देखा। अब इसका सूडो कोड देखते हैं या इसका एल्गोरिथम जो है उसको देखते हैं कि वो कैसे। तो यहाँ पे आपके पास 2 लिस्ट हैं या 2 अरेज हैं, A और B। इनके एलिमेंट्स हैं A1, A2 से लेकर A इंटू A कार्डिनलिटी ऑफ A, यानी लास्ट एलिमेंट ऑफ A। इसका मतलब हमने पढ़ा है कि कार्डिनलिटी ऑफ A या साइज ऑफ A के बराबर है। इसी तरह B1, B2 और ये है आपके पास लास्ट एलिमेंट ऑफ B। इनको मर्ज करना है और दोनों A और B दोनों सॉर्टेड लिस्ट है। अगर A जो है वो एम्प्टी है तो रिटर्न B। ये याद है अभी हमने एग्जांपल में किया था कि जब आपके पास करते करते एक लिस्ट एम्प्टी हो गई थी तो दूसरी लिस्ट को हमने वैसे ही रिटर्न कर दिया था, यानी उसके एंड के ऊपर ऐड कर दिया। इसी तरह अगर B एम्प्टी हो जाता है तो रिटर्न A। ठीक है, अदरवाइज अगर A1 जो है वो B1 से छोटा है, यानी पहले एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो रिटर्न A1 और मर्ज कर रहे हैं A2 से लेकर A के लास्ट एलिमेंट तक और B को। ठीक है, A2 से लास्ट एलिमेंट तक करने का मतलब ये है कि A1 को हमने यहाँ से निकाल दिया और उसको निकाल के कहाँ पे डाला है, उसको मर्ज लिस्ट के अंदर डाल दिया और उसको दोबारा उसके ऊपर मर्ज कॉल कर रहे हैं यूजिंग A2 टू लास्ट एलिमेंट ऑफ A एंड B। इसी तरह अगर
A1 जो है वो B1 से छोटा नहीं है, सॉरी A1 B1 से छोटा नहीं है, तो डेफिनेटली या B1 जो है वो छोटा होगा A1 से, या दोनों बराबर होंगे। उस केस में हम ये कर रहे हैं कि हम B1 को जो है मर्ज लिस्ट में ऐड कर रहे हैं, और मर्ज जो है वो दोबारा कॉल कर रहे हैं फॉर द होल अरे A, और B के जो एलिमेंट है वो B2 से हम शुरू करेंगे और लास्ट एलिमेंट ऑफ B तक। तो इसको अगर आप एग्जांपल के साथ रख के देखें और उसको ड्राई रन करने की कोशिश करें, तो आपको बिल्कुल वही चीज जो है वो मिल जाएगी जो हमने एग्जांपल में देखी थी, कि पहले एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, जो छोटा होता है उसको मर्ज लिस्ट में डाल देते हैं और उस लिस्ट में से निकाल देते हैं। फिर आप दोबारा पहले एलिमेंट्स को जो है वो आपस में कंपेयर करते हैं, जो छोटा होता है उसको मर्ज लिस्ट में डाल देते हैं, और जो उसको जिस लिस्ट में से उसको ऐड किया गया उसमें से निकाल देते हैं। तो इस तरह से ये जो चीजें हैं ये काम करती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रिकर्जन वाला पार्ट था वो खत्म हुआ है। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से नंबर थ्योरी जो है उसको स्टडी करना शुरू करेंगे।